प्रिय व्यूअर्स, फॉलोअर्स, बच्चों, करवा चौथ का आज का दिन सभी पतियों को मुबारक, सभी पत्नियों को मुबारक उनकी। और फेसबुक पर जो महिलाओं के नाम से अकाउंट खोले हुए हैं, ईश्वर उनके सुहाग को अमर रखे। इस कामना के साथ ये वीडियो प्रारंभ करता हूँ। करवा चौथ एक आपसी अंडरस्टैंडिंग का त्यौहार है। उस पर ना मजाक बनाना चाहिए, ना आलोचना की आवश्यकता है। कुल मिलाकर हम जजमेंटल होने वाले कोई भी नहीं हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम हर बात पर जजमेंटल होते हैं, दूसरों के जीवन को अपने अनुसार एनालाइज करते हैं। ये आदत पड़ी हुई है, इसमें कोई जजमेंटल होने की बात नहीं है। यानी कि हम निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए पात्र नहीं हैं। हमें किन्हीं पति पत्नियों ने जज अपॉइंट नहीं किया है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध का अर्थ पहले कम्युनिस्ट होता था, अब प्रबुद्ध का अर्थ जो मल्टीपल रिलेशंस में विश्वास करता हो और उसे जस्टिफाई भी करता हो, वो प्रबुद्ध है। ये सब झूठी परिभाषाएं हैं। मैं इनके लिए भी जजमेंटल नहीं हूं, लेकिन ये कम से कम हमें तो जज ना करें। जो सीधे साधे लोग करवा चौथ के त्यौहार को अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, इसलिए नहीं कि पत्नी आज के दिन हमारे पैर छूती हैं तो हमारा पुरुष ईगो सेटिस्फाई होता है। ईगो की तो कोई बात ही नहीं। यदि पत्नी के पैरों में दर्द होता है तो पत्नी के पैर दबाने में एक अच्छे पति को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी युवा हो तो ये बात तुम्हें नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो अगर पत्नी तुम्हारे पैरों में दर्द होने पर तुम्हारे पैर दबा सकती है, तो उसके पैरों में दर्द होने पर अगर तुम पति का ईगो लिए घूम रहे हो कि हम पति हैं, हमारे तो ये चरण स्पर्श करती रही हर करवा चौथ पर, तो हम इसके पैरों को हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये दंभ होगा, पुरुषवादी मानसिकता होगी, मेल शोविनिज्म होगा परिभाषाओं के अनुसार। जज तो मैं तब भी नहीं करूंगा। इट्स योर लाइफ, यू नो हु एम आई। पति पत्नी के रिश्तों को कोई दूसरा जज कर ही नहीं सकता। मियाँ बीवी राजी तो हम क्यों बने काजी। पति अत्याचारी है, पत्नी फिर भी व्रत रखती है, ये उसकी श्रद्धा है। बुद्धिजीवियों ने कोई ऐसी पार्टी नहीं बनाई हुई है कि जिन पत्नियों के पति उन पर अत्याचार कर रहे हों तो वो पत्नियां उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें और चुनाव लड़ें। अखिल भारतीय पत्नी बचाओ संघ या प्रोजेक्ट वाइफ या ऐसी सभी पत्नियों का कोई अभयारण्य, इसको गलत मत समझिएगा। अभयारण्य का मतलब जिसमें उन्हें पुरुष रूपी पशु से, जो पत्नियां पुरुष को पशु समझती हों या जिनके पति पशु जैसे हों, तो उससे मुक्ति मिल सके। मनुष्यों के लिए भी ऐसा अभयारण्य होना चाहिए कि हमें चोर लुटेरों या अत्याचारियों राक्षसों से मुक्ति मिल सके। तो पत्नियों के लिए ऐसा कोई अभयारण्य भी नहीं बना है। वेरियर एल्बिन ने तो जनजातियों के लिए अभयारण्य की बात की थी, इसलिए यहाँ पर कोई ये आशय नहीं है कि पत्नियों को पशु के बराबर समझा जा रहा है और तुलसीदास जी वाली बात दोहराई जा रही है, ढोल गमार इत्यादि पशु नारी। ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। मुख्य बात यह है कि बुद्धिजीवी जब ये कहते हैं कि यदि पति अत्याचार करता है, रोज पत्नी को तंग करता है और पत्नी सिर्फ इसलिए सजती धजती है कि कहीं पति भटक न जाए, फिर भी पति भटकता है, बुद्धिजीवी ठहरा। कह सकता है कि मुझे पत्नी में बौद्धिक क्षुधा शांत नहीं होती है, तो अपनी बौद्धिक या
इत्यादि प्रकार की क्षुधा, भूख प्यास मिटाने के लिए कहीं और जा सकता है और उस रिश्तों को पवित्र डिक्लेयर कर सकता है, अत्यंत पवित्र। पत्नी की निगाह में ऐसे रिश्ते कभी पवित्र नहीं होते, ये जान लीजिए। और यदि मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, यदि कोई रिश्ता मेरी पत्नी की निगाह में अगर पवित्र नहीं है, मैं तो खैर दोस्ती करता ही नहीं हूं किसी से, ना पुरुष से ना स्त्री से, थर्ड जेंडर से तो मतलब ही नहीं है, किसी से मित्रता नहीं करता, तो यहां तो ये संभावना ही नहीं है। एक खड़ूस किस्म का इंसान वैसे भी किसी का दोस्त नहीं होता, मेरे जैसा 1 सेकंड में रिश्ते तोड़ता है, देर नहीं लगती है। तो यदि पत्नी की निगाह में कोई रिश्ता संदेहास्पद है, भले ही वो अत्यंत पवित्र और बौद्धिक हो, ये अंडरलाइन करने को बोलने में मैं ऐसे बोलता हूं जिससे आप समझ जाए कि मैंने अंडरलाइन किया है, तो मैं उस रिश्ते को निभाना पसंद नहीं करूंगा। तो पति यदि पत्नी को निरंतर टॉर्चर कर रहा है और पत्नी को ये रिश्ता बुरा लग रहा है, या पति को पत्नी अपने तमाम पुरुष मित्रों जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्नी भी इंटेलेक्चुअल है, वो अपनी पवित्र बौद्धिक प्यास बुझाने के लिए, बिल्कुल शारीरिक संबंध नहीं लेकिन पवित्र बौद्धिक प्यास बुझाने के लिए यदि तमाम पुरुष मित्रों के साथ घूमती है और पति को यह पसंद नहीं है, तो वास्तव में इस करवा चौथ का कोई मतलब नहीं। यदि पत्नी को पसंद नहीं है, वो पति कर रहा है, पत्नी को सता रहा है, या पति को पसंद नहीं है पत्नी, ये म्यूचुअल रिलेशन है। आज की पीढ़ी में एक बात मैंने देखी कि एक बार मैंने किसी से कोई बात कही, युवा दंपति में से रिलेटिव से, मान लीजिए कि भतीजे और भतीज बहू, तो मैंने बहू से बोल दिया, तो मैं समझा कि भतीजे तक बात पहुंच गई होगी। बाद मैंने भतीजे से पूछा कि बेटा वो मैंने कहा था ऐसे, बोला चाचा जी मुझे तो नहीं पता चला। मैंने कहा तुम्हारी पत्नी से बोला था। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहू तुमसे, बेटा कहता हूँ, बहू शब्द तो मैं नहीं कहता हूँ। मैंने कहा बेटी तुमसे मैंने बता दिया था। बोला कि चाचा जी हम दोनों एक नहीं है, आपने मुझसे कहा था, मैं भूल गई। वैसे आप अगर डायरेक्ट कहते तो ज़्यादा अच्छा होता है इनसे, क्योंकि मैं कहूँगी तो ये सोचेंगे कि मैंने कहलवाया होगा। मतलब उन्हें कुछ समझाना था उनकी गृहस्थी के मुद्दों पर। बड़ों की लोग राय भी लेते हैं कभी कभी और जजमेंट भी कराते हैं कभी कभी कि अच्छा आप बताइए कि हम दोनों में कौन सही है। ऐसी बातें भी होती हैं। तो आजकल युवा पीढ़ी में मैंने कई लोगों में देखा कि जब पति पत्नी कहते हैं कि हम दोनों एक नहीं हैं। मेरी मदर तो जो उन्हें बहू से कहना होता था तो मुझसे कह देती थी, या मुझसे कहना होता था तो मेरी पत्नी से कह देती थी। फादर तो नॉर्मली भजन पूजन में रहते थे, वो बिल्कुल फैमिली मैटर में कुछ नहीं कहते थे। तो वो बात जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच जाती थी। अगर मेरे लिए कहा है और पत्नी से कह दिया तो पत्नी ने मुझे बता दिया, मैं उसके लिए पत्नी को दोषी नहीं मानूंगा। अगर मदर ने मुझे डांटने के लिए कहा है या समझाने के लिए कहा है और मुझसे कह दिया है कि पत्नी से कह देना, तो पत्नी बुरा नहीं मानेगी कि अम्मा ने सीधे मुझसे क्यों नहीं कहा, मेरे पति के माध्यम से क्यों कहलवाया। हम दोनों एक हैं। हिंदी में शब्द है दंपति, दिक्कत ये अंग्रेजी में भी शब्द है, लेकिन लोग कहते तो हैं कपल हैं हम, लेकिन कपल का अर्थ नहीं समझते। ये एक वचन है ना, न ये द्विवचन है न बहुवचन है, एक वचन है। विवाह करने के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, एक दूजे के लिए हो जाते हैं, एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। ये करवा चौथ व्रत एक बहुत ही सामान्य एक समर्पण है पति की लंबी उम्र के लिए। बौद्धिक महिलाएं कहती हैं, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स, कि पति की लंबी उम्र के लिए क्यों व्रत रखें। उस पति के लिए, उस पति के लिए, इस पति के लिए, मतलब कभी उस, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये नहीं कि दो अलग अलग हैं, प्रेजेंट है तो इसके लिए व्रत रखें। ये जो निकृष्ट मानव हर समय मुझ पर रौब झाड़ता है, ये बात वो कह तो सकती नहीं, क्योंकि अगर वास्तव में निकृष्ट मानव होगा तो बाद में मारेगा भी, पीटेगा भी, धुनाई करेगा जबरदस्त कि तुमने दूसरे के सामने क्यों कहा। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रोफेसर साहब थे डिग्री कॉलेज के,
मेरे ही कॉलेज में वो दूसरा विषय पढ़ाते थे, उनके घर हम लोग गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे कुछ इडली डोसा टाइप की चीज़ें बनाई, साउथ इंडियन। मैंने बड़ी प्रशंसा की। मैं अब नेचुरली भाभी जी की तारीफ की जाएगी, मैंने कहा भाभी जी ने बहुत अच्छा बनाया, मेरी पत्नी बड़ी प्रभावित हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा कि मैं तो सबसे कहता हूं कि मैंने बनाए, तुम एक बार भी ये नहीं कह सकती थी कि मैंने नहीं बनाए, इन्होंने बनाए, जबकि बनाए पत्नी नहीं थे। लेकिन वो पहले कह चुके थे कि किचन का काम, जो ये व्यंजन बनाने का कार्य है, वो मैं करता हूं, बाकी काम पत्नी करती है। जबरदस्ती का श्रेय लेने की उनकी आदत थी हर बात का। ये डेकोरेशन मैं करता हूं, होम डेकोरेशन मुझे आती है, पति का कहना था। पत्नी को वो बहुत गंवार, पिछड़ी हुई, अनपढ़, जाहिल सिद्ध करते थे। हर बात पे पत्नी का मजाक बनाते थे। तो ऐसे पतियों के लिए, लेकिन करवा चौथ तो वो भी रहती थी। जिन एरियाज में ये व्रत रखा जाता है वहां ये रिचुअलिज्म है, रिचुअल है। रिचुअलिज्म हर कोई नहीं समझता, रिचुअल तो सभी समझते हैं कि एक परंपरा है। ये मस्तिष्क से नहीं निभाई जाती। इसमें तर्क नहीं होता कि ये ऐसा पति है, तुम्हें इसकी लंबी उम्र के लिए क्यों। जो अनपढ़ पत्नियां हैं या जो सो कॉल्ड एम्पावर्ड नहीं है, जो खुद नौकरी नहीं कर सकती, खुद अर्निंग नहीं कर सकती, वो डिपेंड करती हैं। तो जैसे मजदूर मालिक का सारा अत्याचार सहता है, एग्जैक्टली मजदूर, तो ये पत्नियां भी पतियों के अत्याचार सहती। मजदूर भी मालिक के गुणगान करता है, कोई फंक्शन त्यौहार होता है तो गुणगान करता है। तो ये पत्नियां भी पति के गुणगान करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी करती हैं। ऐसे में लेकिन जहां सामंजस्य है, जहां पत्नी पति को चाहती है, हृदय से चाहती है और सच में उसके लंबी उम्र की कामना करती है, छोटे मोटे झगड़े सभी में होते हैं, लड़ते रहे हो भले ही, तो भाई प्रबुद्ध लोगों को कौन सी परेशानी है। अगर उनकी नहीं पट रही, उनके पति अपनी पवित्र प्यास के लिए कहीं और भटक रहे हों, या वो अपनी मानसिक मैं क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता, संतुष्टि के लिए, पति से उनको वो मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती, उसके लिए उन्हें एक अलग सर्कल की ज़रूरत पड़ती है। और इसी बात पर पति पत्नी की खटकती है, कोई अपने ऊपर न ले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। मेरे जैसे करोड़ों परिवार होंगे जिनमें पति पत्नी अभी भी एक दूसरे के लिए हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। भाई अगर आप नहीं है मेड फॉर ईच अदर, देन हाउ फार आई एम कंसर्न। आप करवा चौथ पे जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? आपको करवा चौथ पर जजमेंटल होने का क्या अधिकार है किसी को भी, कि ये गलत त्यौहार है, कि पागल औरतों का त्यौहार है, ऐसी औरतों का त्यौहार है जो पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। पतियों की लंबी उम्र के लिए क्यों कामना करती हैं? ये महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध है, आधुनिक महिला के विरुद्ध। भाई शादी मत करिए। आप शादी कर रहे हैं, संतानें उत्पन्न कर रहे हैं, पालन पोषण हो रहा है, मान लो आपको पति से शिकायत है, आप अलग हो नहीं सकते क्योंकि जो है बच्चे हैं बीच में, ये तो अलग हो जाइए। सारी दुनिया को ये कहने की बजाय कि जितने लोग करवा चौथ रहते हैं वो पागल हैं, ये कहने की बजाय आप अपना परिवार देखिए। अगर आप नहीं रहना चाहते, देन आई एम नॉट जजमेंटल, ना रहिए। पति की लंबी उम्र के लिए कुछ मत करिए, मैनू की। लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तो तेनू की, सीधी बात ये। एक दिन पहले हम खूब झगड़े हो, मान लो पति पत्नी, हम का मतलब है कोई भी, और करवा चौथ के दिन वो अगर फिर से रियूनियन होता है, झगड़ा बहुत बढ़ गया, अगले दिन बाय द वे करवा चौथ पड़े। मैंने देखा एक परिवार में 3 भाई, सगे भाई इकट्ठे रहते थे मेरे पड़ोस में। उनकी पत्नियों ने व्रत रखा, तो उनमें से एक महिला जो है वो बहुत वो कुछ उदास थी, और वो, मेरी पत्नी ने पूछा कि भाई क्या हुआ। ऊपर चांद देखने के लिए सब लोग गए थे, वो लोग भी, हम लोग भी, हम वहाँ किराए पे रहते थे। ऊपर गए तो वो सभी लोग, चारों परिवार इकट्ठे दिखाई दिए।
तो पत्नी ने पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम बहुत सुस्त दिख रही, उदास दिख रही। कहने लगी, भाभी जी लड़ाई हो गई कल इनसे। तो क्या मेरी पत्नी ये कहती तो तुमने करवा चौथ क्यों रखा है ऐसे पति के लिए? वो दारू पी के मोहल्ले भर में नाचता था। छेड़छाड़ के एग्जाम्पल भी आए थे, शिकायतें भी आई थी, पत्नी से झगड़ा भी होता था, सुनाई भी देता था कि खूब झगड़ा हो रहा है, ये तमाम बातें। लेकिन करवा चौथ रखा, इसके बाद वो काफ़ी समय तक उनके बीच का कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो अगर एक ये रियूनियन है तो भाई किसी को क्या प्रॉब्लम? वो लड़े झगड़े फिर एक हों। अब आप कहिए कि नहीं, हम ये देख रहे हैं कि पति उनको जो है तानाशाही से वो आके सोफे पे पसर जाता है। कुछ महिलाओं की बड़ा नागवार गुजरता है। हालांकि आजकल ऐसे पतियों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और जो बचे हैं वो एंडेंजर्ड हैं, रेड डेटा बुक में उनका नाम होगा। कि जो सोफे पसर जाए और पत्नी से कहें कि हमारा जूते उतारो, और फिर डांट के कहें कि चाय पिलाओ, चाय उनके ऊपर फेंक दें कि जो है ये ठीक नहीं बनी है, ठीक से नहीं बनाई, तुम्हारे मायके में यही सिखाया गया, तुम्हारी अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया। ये मेरे ख्याल से तो ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी। हमारे ज़माने में होती थी ये प्रजाति। एक गांव के लंबरदार थे, वो हमारे रिश्तेदार थे। लंबरदार, एक ज़माने में लंबरदार हो, ये लंबरदार को बहुत से लोग शुद्ध भाषा में नंबरदार कहते हैं। नंबरदार नहीं है, ये अलंबरदार है, जो झंडा लेके आगे चलने वाला है, सेना नायक। तो अलंबरदार में आ गायब हो गया, लंबरदार हो गया। लोग समझते हैं नंबर को बिगाड़ के लंबर कहते हैं। तो ये अलंबरदार किसी ज़माने के, मुगलों के ज़माने का परिवार रहा होगा। अच्छी खासी खेती वेती उनके थी और ज़मींदार टाइप के आदमी थे। टहलुए थे घर में बहुत सारे, 20-25 टहलुए के मतलब निठल्ले आदमी, गांव के आके बैठ जाते हैं ड्योढ़ी पे, कोई काम बता दो, खाना खाया चले गए, काम कर दिया। ये टहलुए बैठे होते थे। तो वो अपनी पत्नी से इस तरह की बातें कर, उनकी पत्नी मेरी कज़न सिस्टर लगती थी। तो उस मेरी छोटी बहन ने कई बार ये बात बताई कि अरे ये तो आदत से लाचार हैं, ये बाहर रौब जमाते रहते हैं, मुझ पर भी जमाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार बहुत बुरी तरह डांटते हैं। अब बड़े, पहले शादियों में डिफरेंस भी ज़्यादा होता था एज का, तो 7-8 साल बड़े भी थे। तो कहती थी अब बड़े हैं तो डांट भी लेते हैं। उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अच्छे भले भरपूर जेवर, कपड़े, कोठियाँ, मकान, दुकानें, जायदाद, ये वो सारा, अकेले मालिक थे वो। पत्नी इसी में प्रसन्न थी। कभी कभार डांट लेते तो कोई बात नहीं है। ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। हाउ फार वी आर कंसर्न कि हम उनकी आलोचना करें कि वो सामंतवादी प्रवृत्ति के पति हैं और उनकी लंबी आयु के लिए कामना न करके गोली मार दो उनको। बंदूक घर में है, ये गोलियां भी हैं, मार दो, छुट्टी करो। सामंत कहीं का, निकृष्ट, फ्यूडल, सर्वहारा पर शासन करने वाला, सर्वहारा पर अत्याचार करने वाला। रिवॉल्यूशन फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। आने दो इस हस्बैंड को। कोई पत्नी नहीं करती ऐसा, कोई पत्नी नहीं करती ऐसा। तो बुद्धिजीवियों कौन सा पेट में दर्द हो रहा भाई? उनका घर, उनका मामला। हम डीबीएम, डीबीएम दाल भात में मूसलचंद, हम फालतू के डीबीएम। लेकिन बुद्धिजीवियों की आदत है टांग घुसाने की हर बात में। कुछ उसके लिए करो भाई। उनका तलाक करवा दो, उनका घर तोड़वा दो, तलाक करवा दो, उस औरत को जीवन भर पालने की गारंटी ले लो, अगर कुछ करना है तो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को बड़ी तकलीफ है करवा चौथ पे औरतें पैर क्यों छूती हैं, तो वो सब औरतों को इकट्ठा करें, उनको उद्बोधित करें। मेरे मन में एक शब्द आ रहा था, बरगलायन, लेकिन फिर मैंने सोचा बरगलाएं कहना ठीक नहीं लग रहा। उद्बोधित करें, एड्रेस करें और पतियों से अलग होने के लिए प्रेरित करें, अलग करवा दें, फिर उनकी एक संस्था बनाएं, उसके अध्यक्ष हो जाएं, चुनाव लड़ें, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने। हाँ, क्या बात है। एक भी औरत नहीं अलग होने वाली। ये सर्वहारा और पूंजीपति बोर्जुइस का वर्ग संघर्ष नहीं है। ये सामंत और कृषिदास का वर्ग संघर्ष नहीं है। ये स्वामी और गुलाम का वर्ग संघर्ष नहीं है।
क्योंकि वो तीनों जो वर्ग बताए उनमें दो जो वर्ग हैं अलग अलग, इनके बीच में कोई सेक्सुअल संबंध नहीं है। कुछ दूसरे टाइप के लोगों की बात अलग है, लेकिन उनके बीच में कोई सेक्सुअल संबंध नहीं है। लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच में सर्वमान्य, पति पत्नी के बीच में सर्वमान्य सार्वभौमिक सेक्सुअल रिलेशन है। और ये इतना बड़ा आकर्षण है, जैसे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देखने में लगता है बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। हीमोग्लोबिन हो, चाहे क्लोरोफिल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे कुछ भी हो, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे ये जबरदस्त सेक्सुअल बॉन्ड है, इसको तोड़ नहीं सकते बुद्धिजीवी। हिम्मत है तो तोड़ के दिखा दें। ये करवा चौथ व्रत बंद नहीं होगा, करवा लीजिए, करवा के देखिए, नहीं होने वाला। दो चार लोगों को उद्बोधित यानी बरगला लिया हो, वो अलग बात है। अरे तमाम तरीके हैं। अगर कोई महिला उत्पीड़ित हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, एफआईआर लिखाए, पुलिस थाने में जाए, या जिन बुद्धिजीवियों को कष्ट हो रहा है उनके पास जाए, उनके घर में अपना पूरा बक्सा बक्सा लेके और वो अटैची वटैची लेके पहुंच जाए कि मुझे उत्पीड़न हो रहा, मैं आपके पास रहने आई, आपने बड़े बड़े लेख लिखे थे तो मैं तो आपके पास आई हूं। 2 दिन में हवा निकल जानी है बुद्धिजीविता की। उनके बारे में क्या कहेंगे जो पवित्र बौद्धिक प्यास बुझाने के लिए 10 जगह भटकते फिर रहे हैं? उनकी पत्नी उनके लिए करवा चौथ रखे कि ना रखे? इस प्रश्न पर ही ये वीडियो खत्म होता है। बुद्धिजीवियों को चाहिए कि अपनी बुद्धि का विकास करें, अधिक से अधिक अध्ययन करें, सामाजिक मुद्दों पर बोलने के पहले एक बात सोचें कि कुछ रिलेशन निजी होते हैं, एकांतिक होते हैं, पर्सनल होते हैं। एक स्त्री ने ही एक बार कहा था और एक पुरुष ने भी ये बात कही थी। एक हमारे मित्र अग्नोत्री जी थे, स्त्री का तो मैं नाम नहीं लूंगा, अग्नोत्री जी इस संसार में नहीं है। अग्नोत्री जी ने कहा था कि सेक्स कंपेंसेट्स एवरीथिंग। वो बड़ी कभी कभी मार्के की बातें कहा करते थे। मेरे साथ के ही अफसर थे, पीसीएस अफसर वो भी थे, मेरे ही बैचमेट थे, हम लोग ट्रेनिंग में भी साथ थे। सेक्स कंपेंसेट्स एवरीथिंग। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक ऐसी चीज है, दिन भर के झगड़े मिटा देता है। और रात्रि में जो पति पत्नी शयन के पहले, सेक्स के पहले तक झगड़े नहीं निपटा पाते, वो संसार के सबसे मूर्ख पति पत्नी है। जो पति पत्नी मुंह फुला के सोते हैं, एक दूसरे के 36 बन के सोते हैं, एक इधर मुंह की एक इधर मुंह की, इनसे ज्यादा निकृष्ट और नामाकुल दूसरा कोई पति पत्नी नहीं। आदर्श पति पत्नी वो है जो सब कुछ दिन में सॉर्ट आउट करके और रात्रि को पूरी तरह एक अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंस लेकर चैन से एक दूसरे से लिपट के सोते हैं। उन्होंने कुछ और भी कहा था, वो मैं यहां बोल नहीं सकता, थोड़ा सा ज्यादा इंटीमेट हो जाएगा। और एक स्त्री ने भी ये कहा था कि चाहे जो हो, प्यार तो करते हैं। उसके लिए सेक्स ही प्यार था। प्यार तो करते हैं, और जब प्यार करते हैं तो टूट के करते हैं, और जब इतना करते हैं तो फिर वो सब माफ। अब कर लो, क्या करोगे? वो तो करवा चौथ रहेगी, पति की लंबी आयु के लिए कामना भी करेगी, रोज की संतुष्टि मिल रही है उसे। बुद्धिजीवी क्या कर लेंगे? बुद्धिजीवी का अर्थ दूसरों के जीवन में जबरदस्ती घुसना नहीं। इसीलिए मैं व्यक्तिगत राय देने से मना कर देता हूं। बच्चों ने जब भी मुझसे राय मांगी है तो मैंने हमेशा कहा है, यदि मेरे साथ ये घटना होती तो मैं ये करता। मैं किसी को राय नहीं देता, लाइफ आपकी है, मैं कैसे आपको राय दे सकता हूं? आपका पूरा इतिहास आपके साथ जुड़ा हुआ है, मुझे तो नहीं पता। तभी मेरा एक सेंटेंस बहुत फेमस है, कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरे शिष्य ही कहते हैं कि गुरुजी, मैं पूछने के पहले एक बात सोचता हूं कि पंगा किसने लिया। ये मैं अक्सर बोलता हूं, पंगा किसने लिया। बुद्धिजीवियों के पास किसी की पारिवारिक समस्या का कोई हल नहीं है। जो भ्रम कुमारियां तमाम भ्रम फैलाती हैं, जो कहती हैं तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं, हो सकता है बहुत बचकाना और मूर्खतापूर्ण हो,
चलो मैं अपने को मूर्ख मानने को तैयार हूँ। मैंने तो उस दिन से बुद्धिजीवी मानना ही छोड़ दिया अपने को, जब से मैंने पढ़ा। मतलब जिसको मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी मानता था, जब मेरी उस बेटी ने फेसबुक पे लिखा कि करवा चौथ पागल औरतों का त्यौहार है, तो मैंने अपने को बुद्धिजीवी मानना छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया मैंने बुद्धिजीवी समुदाय से। अब तो मैं डफर हूँ, मूर्ख हूँ। उसी मूर्खता के नाते मैं एक प्रश्न करता हूँ, बिना एनेस्थीसिया के एक दांत निकलवा लो बहन जी, बस एक दांत निकलवा लो। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। मुझे बुला लेना जब दांत निकलवाओ, वीडियो वायरल हो जाएगा। आप बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराते हुए, जैसे आपके सामने सफ़ेद पेंगुइन की तरह भक्त बैठे हुए हैं और आप मुस्कुरा के बाकायदा भाषण दे रही हैं। मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ उनमें, उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बस एक ही बात नहीं अच्छी लगती, आप आत्मा नहीं है और वो बाबा जी ब्रह्म नहीं है। सीधी बात, इंसान है, इंसान की तरह रहिए। थैंक यू।